जो यहाँ बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, आपको घर जाकर के अपनी पोतियों को बताना है, अपने पोतों को बताना है। जो नौजवान यहाँ पर बैठे हैं उन्हें अपने भाई बहनों को बताना है कि बच्चे नहीं आए हैं, उन्हें अपने बच्चों को जाकर के बताना है और सेक्युलरिज्म के इस जंजाल से उनको बाहर निकालना है। यदि इतना भर आप कर लेंगे तो यहाँ इस कार्यक्रम में आने का लक्ष्य और उद्देश्य सार्थक हो जाएगा। और वो दोनों जने मिलकर 70 सिपाहियों की एक टीम बनाते हैं और सुबह 3 बजे तक वो किले को वो बालक फतेह कर कर आता है और घर आकर वो बालक कहता है कि माता मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन दो। वो छत्रपति शिवाजी महाराज, माता जीजा उनके पीछे थी, इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज एक छोटा सा नन्हा सा बालक शिवा इस पूरे विश्व के सामने अजय योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज बनकर खड़ा हुआ है, क्योंकि माता जीजा उनके पीछे थी। उत्तर देने खड़ी हुई है भारत की तरुणाई। हमें चढ़ाया गया मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। उत्तर देने खड़ी हुई है भारत की तरुणाई। अरे मंदिर वही बनाया और तारीख भी बताई। यदि हम क्रांतिकारियों की बात करें तो ये वो भारतवर्ष है जिस भारतवर्ष में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे क्रांतिकारी हुए। ये वो भारतवर्ष है जहाँ पर स्वतंत्रवीर विनायक दामोदर सावरकर जैसे क्रांतिकारी हुए। ये वो भारतवर्ष है जहाँ पर 15 साल का शिरीष कुमार ब्रिटिशों के सामने खड़ा हो जाता है और अपने सीने पर गोली खा लेता है। धर्म नहीं कोई वर्ण विशेष, धर्म नहीं कोई वर्ण विशेष, पंथ या मजहब कोई जाति नहीं है। सत्य सनातन संतों ने सबको इससे भाती नहीं है। हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए प्रयास करें। हमारे बीच में मेहमान जो आज के प्रखर वक्ता जो है, उमरगांव का शौर्य जागृत करने वाले वक्ता हमारे बीच में पधार रहे। जोरदार करतवल जनी से हम मेहमानों का स्वागत करेंगे। दीपो हरत में पापम दीपजो आज का जो यहाँ पे अपने सनातन धर्म को जगाने के लिए और संस्कृति और चेतना का जो ये मंच है आज के लिए, उसके बारे में कुछ बताइए। आज का जो कार्यक्रम है वो विशेष रूप से इस नगर के नौजवानों के लिए आयोजित किया गया है और इसमें विश्व हिंदू परिषद और विश्व हिंदू परिषद के साथ स्थानीय अन्य कुछ सनातनी संगठन भी हैं और विशेष रूप से जो हमारे विजय राज जी हैं उनके नेतृत्व में ये चल रहा है और ऐसे अनेकानेक नौजवान हैं, बजरंग दल के हमारे साथी हैं। तो इस कार्यक्रम का ये जो इन सब का सामूहिक आयोजन करने का जो एक उद्देश्य है वो यही है कि भारत की जो बेटियां हैं जो लव जिहाद का शिकार हो रही हैं वो लव जिहाद का शिकार होने से कैसे बचेंगी। और इसीलिए इसी धारणा को मन में रखते हुए आयोजकों ने कुछ ऐसी देवियों को यहाँ पर आयोजित किया है जो व्यापक रूप से इन सारे विषयों पर न केवल बोलती हैं बल्कि जन जागरूकता का बहुत ही अप्रतिम, अतुलनीय, अविश्वसनीय और अकल्पनीय कार्य भी कर रही हैं। तो सबसे मुख्य है हमारी बेटियां, हमारी बहनें, क्योंकि माता निर्माता भवती, एक स्त्री जो है निर्माण करती है, लेकिन यदि वही अपने मार्ग से भटक जाए तो फिर दो परिवार विघटित हो जाते हैं, गड़बड़ा जाते हैं। तो इसीलिए विशेष जो आज का जो उत्सव है वो बहनों और बेटियों के लिए है और इसके साथ साथ जो हमारे नौजवान साथी हैं वो कैसे अपने धर्म से जुड़ें, क्योंकि केवल नारा लगा देने से, टीका लगा लेने से, मंदिर चले जाने से काम बनने वाला नहीं है। केवल भंडारा कर लेने से, माता की चौकी आयोजित करने से धर्म नहीं बचेगा। धर्म को बचाने के लिए हमें अपना कम से कम, मिनिमम से मिनिमम कुछ ना कुछ योगदान देना पड़ेगा
और इसमें हम पर्सनली अपनी क्या सहभागिता दे सकते हैं, उसी को जानने का आज ये उत्सव है। जिनको कि भागवत गीता में भी बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ, उनको आइडियल नहीं मानते हैं। मेरा ये मानना है कि छत्रपति शिवाजी तब बनते हैं जब उनकी माँ राजमाता जिजाबाई साहेब होती हैं। तो यदि आप पैदा होते ही बेटे को फिल्म थिएटर में ले जाएंगे, आप उसको बेबी सिटिंग के लिए मोबाइल दे देंगे, आपने कहानियाँ नहीं सुनाई होंगी, तो फिर आपके बच्चे पथभ्रष्ट होंगे ही। हमारे यहाँ कोई भंसाली आके मूवी बुला के चला जाता है, हमारा पूरा इतिहास खराब कर देता है, और इसीलिए कर पाता है क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं है। हमने साजी चतुरंग सैन रंग में तुरंग चढ़ी सरजा, शिवाजी जंग जीतन चलत है, भूषण भनद नाद बेहद नगारन के नदी नद बद गया बरन में रलत है, एल फैल खैल बैल खजन की ठेल पैल सैल उसलत है, तारा सुतरनी धूरी धारा पे बहत जी मिथारा पर पारा पारा वार यूँ हलत है। ये हमने सिखाया ही नहीं, तभी हमारे बच्चे मुन्नी और शीला सुन रहे हैं। गलतियाँ हमारी है भाई साहब, नस्लें तैयार होती हैं, तैयार की जाती हैं। मतलब माँ बाप को बिल्कुल करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे इसमें जैसे सभी बहनें भी आई हुई हैं और भाई लोग भी आए हैं, लेकिन उनके बच्चे नहीं आए, क्यों? बहुत सारे कम बच्चे हैं, तो इसके लिए कि इसमें इंटरेस्ट वो लोग शुक्रवार नहीं भूलते भाई साहब। नहीं बोलते। हम लोग किसी सोमवार अपने मंदिर चले जाएं तो हमें कमी लगती है। हम हमारे वीकेंड्स जो हैं वो मॉल्स में और एंटरटेनमेंट में खर्च करते हैं, वो उनका जुम्मा ज़रूर याद रखते हैं। तो कमियां तो हमारी हैं, और इसीलिए जागरण की आवश्यकता है, ऐसे कार्यक्रमों की आवश्यकता है, संवादों की, चर्चा सत्रों की आवश्यकता है। मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं नमस्ते सदावत्सले की परिपाटी से आती हूँ। मैं नागपुर से आती हूँ, जो गढ़ है इस समय राष्ट्रवाद का। और क्योंकि हम जातियों में बटे रहें, हम वर्णों में और व्यवस्थाओं में बटे रहें, हम सामाजिक वर्गों में बटे रहे, और इसके चलते कुछ लोगों ने हमको हमारा धर्म पूछ कर मार डाला। और अब भी हम यदि जागृत नहीं होते हैं तो शायद सनातन के लिए इससे बड़ा अभिशाप कोई नहीं हो सकता। तो ये आवश्यक था, ये आवश्यक है कि ऐसे आयोजन जो धार्मिक चेतना को, सनातनी चेतना को पुनः पुनः जागरूक करते रहे, शनै शनै करे किंतु करते रहें। तो ये बहुत ही अच्छा एक आयोजन है, बहुत अच्छी पहल है, जहाँ सनातनी युवा, सनातनी लोग इकट्ठा होकर कुछ विचारों का आदान प्रदान करें, कुछ प्रज्ञा का आदान प्रदान करें। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद इस आयोजन के लिए, इस पूरी समिति का। इसलिए ताकि गणपति उत्सव को बहाना बना करके हिंदुओं को एकत्रित किया जाए, और उस एकत्रित करने के माध्यम से गुलाम भारत में अपना शिकंजा कसे हुए अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठा सके। आज उस गणपति उत्सव के इतने उच्चतम उद्देश्य को छोड़ करके हम उसके कंपटीशन में लगे हैं, और ना केवल प्रतिस्पर्धा में लगे हैं, बल्कि गणपति का मजाक भी बना रहे हैं। हमको वामपंथियों से खतरा है, हमको ईसाइयों से खतरा है, हमको नास्तिकों से खतरा है, जबकि उपहास हम उड़ा रहे हैं। करोड़ों रुपया लगाने के बाद डीजे में हम गीत चला रहे हैं, गणपति बप्पा मोरिया परेशान करे मुझे छोरिया। अब बताइए, ये गीत क्या किसी मुसलमान ने आकर हमारे पंडाल में बजाया? क्या किसी ईसाई ने बजाया? क्या किसी पारसी ने बजाया? क्या किसी वामपंथी ने बजाया? हम ही ने बजाया, हम ही ने नाचा, हम ही ने ठुमका लगाया, हम ही ने ताली बजाई, और फिर हमने ही कह दिया कि सनातन धर्म खतरे में। सनातन धर्म खतरे में यदि है तो उसका सबसे बड़ा कारण स्वयं सनातन धर्मी है। जैमेका का एक महान दार्शनिक मार्क्स गर्वी एक बार कहता है कि अपनी उत्पत्ति, स्थिति और संस्कृति के ज्ञान से रहित लोग पेड़ के समान होते हैं। जो व्यक्ति अपनी संस्कृति को नहीं जानता, अपनी सभ्यता को नहीं जानता, अपने धर्म को नहीं जानता, वो व्यक्ति उस जड़ रहित पेड़ के समान है जिसको कभी भी गिराया जा सकता है। और आज का जो युवा वर्ग है, ये भारतीय संस्कृति की नींव के वो पत्थर है जिनकी आधारशिला पर भविष्य के विश्व गुरु भारत का निर्माण होना है। वो ये बालक हैं जिनके लिए मार्क्स गर्वी ने ये बात कही थी कि अपनी उत्पत्ति, स्थिति और संस्कृति के ज्ञान से रहित लोग जड़ रहित पेड़ के समान है। आज हम अपने बालकों को राम की बातें सिखाते हैं, आज हम अपने बालकों को राम की बातें बताते हैं, लेकिन राम को मानने वाले आज ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे ऊपर दो प्रकार से हम
हमला किया जा रहा है। आप ये बात ध्यान से सुनिएगा कि राम को मानने वाले आज ये समझ नहीं पा रहे हैं, राम से शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं कि हमारे ऊपर दो प्रकार से हमला किया जा रहा है। एक है विचार का हमला और दूसरा है हथियार का हमला, और हम हिंदू दोनों में ही जीरो हैं। ना हमारे पास खुद के विचार हैं और ना खुद के हथियार हैं। और ये कैसे खत्म हुआ इस पर विचार देंगे। हमारे यहाँ दो एक्ट चलाए गए, एक है इंडियन आर्म एक्ट और दूसरा है इंडियन एजुकेशन एक्ट। इंडियन आर्म एक्ट चलाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। उन्होंने कहा था यदि किसी भारतीय को अपने घर में किसी भी प्रकार का हथियार रखना है तो उसकी परमिशन अंग्रेजी सरकार से लेनी होगी। और जब ये परमिशन के लिए लागू किया गया तो हमारे भारतीय भाई बहनों ने सोचा कि अब इतनी पछेड़ा कौन करे, इतना बखेड़ा कौन करे, ये करो वो करो, 10 जगह चक्कर घूमो तब एक हथियार घर में रखा जाएगा। तो इंडियन आर्म एक्ट यहाँ फेल हो जाता है। उससे पहले हमारे यहाँ शस्त्र पूजन हुआ करते थे और सबके घर में कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार का हथियार जरूर रहता था। लेकिन उसके बाद से हमारे घर में इंडियन आर्म एक्ट के बाद हमारे घर में हथियार कम होते चले गए। जय सिया राम। मैं नमस्ते सदावत्सले की भूमि नागपुर प्रचारकों के परिवार और कारसेवकों के कुलवंश से आती हूँ। इतना ठंडा जय सिया राम सुनने की मुझे आदत नहीं है। यदि राम नाम, वो नाम जो इस देश के प्राण पुरुष का नाम होता है, वो नाम जिसकी आवृत्ति बदलने पर अर्थ बदलता है। एक बार राम कह दिया जाए तो संबोधन है, 2 बार राम कह दिया जाए राम राम तो अभिवादन है, 3 बार राम कह दिया जाए राम 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 संवेदना है। निरंतर करते रहे तो संकीर्तन है और संकीर्तन होता रहे तो सिद्धि है। और यदि ऐसे राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का गुणगान हो तो ऐसा हो कि अयोध्याधिपति के श्री चरणों तक आवाज पहुंचे। कहिए जय जय सिया राम। ये उमरगांव नहीं है, ये गुजरात नहीं है। एक बार पुनः प्रयास करती हूँ, कहिए जय जय सिया राम। हर 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 हर। कहाँ से आई आवाज? स्टेप बाय स्टेप जाना है भाई साहब। स्टीयरिंग व्हील जो है वो नागपुर वाले के हाथ में ही है। गाय वाला बनेगा या चाय वाला ही हमारे यहाँ तय होता है। तो कब राम जी लाने हैं, कब काशी में जाना है, महादेव जी का गुणगान करना है, और कब मथुरा तक पहुंचना है, ये मैं तय कर लूंगी। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अब बढ़िया, अब आप लोग समझ गए हैं कैसे सुनना है। मेरे प्रभु, मेरे इष्ट, मेरे राम के गुणगान में 4 पंक्तियां निवेदित करना चाहती हूँ। यदि मेरे राम आपके राम से मेल खाते हो तो ये आशीर्वाद बना रहे, ये ऊर्जा बनी रहे। राम 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 बस नाम नहीं, सारे संसार का सार सिया राम है। माता पिता सखा बंधु सारे संबंध, जिनसे जीवन संघर्ष में आधार सिया राम है। इको खत्म कीजिए इसका। राम 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 बस नाम नहीं, सारे संसार का सार सिया राम है। माता पिता सखा बंधु सारे संबंध, जिनसे जीवन संघर्ष में आधार सिया राम है। और काया की चदरिया का एक 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 धागा, काया की चदरिया का एक 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 धागा, आत्मा के सागर में ज्वार सिया राम है। अरे पत्थर भी तार दे जो पावन पुनीत नाम, जीवन जो तारे पतवार सिया राम है। बोले सियापति रामचंद्र की। हमारा ये दुर्भाग्य रहा कि हमसे पूछा गया अयोध्या में राम मंदिर की आवश्यकता क्यों है। हमसे पूछा गया कि यदि राम हुए तो उनके जन्म के प्रमाण दीजिए, बताइए किस नर्सिंग होम में पैदा हुए, डिस्चार्ज कार्ड दिखाइए, बताइए किस डिग्री कॉलेज में गए, डिग्रियां दिखाइए, टीसियां दिखाइए। मैं एक टिप्पणी करना चाहती हूँ, ध्यान मुझ पर ही दीजिए, सारे लड़के आ रहे हैं, कुछ ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। एक बहन जिसका गला नहीं कलेजा फट रहा है उस पर ध्यान दिया जाए। हमसे पूछा गया कि राम हुए तो प्रमाण दीजिए, कहाँ हुए, किस नर्सिंग होम में पैदा हुए, किस डिग्री कॉलेज में गए, डिग्रियां दिखाइए, टीसियां दिखाइए। जिनकी अम्मा इटली में पढ़ के आई हो वो नहीं बता सकते कि राम कहाँ हुए।
तालियां बहुत कमजोर है आपकी इस बात पर। पश्चिम बंगाल है, वहां पर राम के नाम पे भी तालियां नहीं आ रही है। जिंदा है तो जिंदा होने का प्रमाण दीजिए। अवध की धूलि का ये कण कण कहता है राम 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 राम, जाके आजमाइए, एक बार जाकर तो देखिए अयोध्या में। वो जो चिंतन शिविर करने जाते हैं उनको अयोध्या पता कैसे होगी। अवध की धूलि का ये कण कण कहता है राम 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 राम, जाके आजमाइए। नदियां भी कल कल राम धुन में करे हैं, आंजुरी में सरयू का नीर तो उठाइए। डाल डाल में बसे हैं, पात पात पे खिले हैं चित्रकूट वाले जंगलों में आप जाइए। अरे रोम रोम कहने लगेगा राम राम राम, रोम रोम कहने लगेगा राम राम राम। एक बार राम से लगन तो लगाइए। बोले सियावर रामचंद्र की। राम नाम की महिमा का गुणगान यहीं पर होगा। और जलने वालों सुनो, तुम्ही ने चिंगारी सुलगाई, लो फिर अब देखो तुम भी रघुराई की प्रभुताई। उत्तर देने खड़ी हुई है भारत की तरुणाई। हमें चढ़ाया गया मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। उत्तर देने खड़ी हुई है भारत की तरुणाई। अरे मंदिर वही बनाया और तारीख भी बताई। मंदिर वही बनाया और तारीख भी बताई। निज नयनों से तुम ही देखना अब काशी की झांकी। निज नयनों से तुम ही देखना अब काशी की झांकी। और ये भी रखना याद, अभी तो मथुरा भी है बाकी। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। विद्या की माता सरस्वती, जिनकी धारा में आज विद्या प्रवाहित होती है। स्वामी विवेकानंद, जिनकी चिंतन धारा में जागृति की ज्वाला प्रज्वलित होती है, मैं उनको भी नमन करना चाहूंगी और अपनी वाणी को प्रारंभ करना चाहूंगी। मैं उस पारिवारिक भारत से आती हूँ जिसने समूचे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा सिखाई। मैं उस आदित्य भारत से आती हूँ जिसने विश्व को अतिथि देवो भव से परिचित कराया। मैं उस अहिंसक भारत से आती हूँ जिसने समूचे विश्व को अहिंसा की क्रांति सिखाई। साथ ही मैं सोने की चिड़िया कहलाने वाले उस भारत से आती हूँ जो आज एक बेहतर विश्व के निर्माण हेतु अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आज यहाँ उपस्थित सभी मान्यवर जो भारत की संस्कृति, समता, एकात्मता, भारत का धर्म, यहाँ की परंपरा, यहाँ के भाषाओं को बचाने के लिए आज एकत्रित हुए हैं, आज संगठित हुए हैं, आप सभी मेरे लिए, मेरे जीवन के उद्देश्य को दिखाने के लिए बहुत समर्पक हैं। आज जब इस कार्यक्रम में मुझे ऐसे वक्ता दिखाई पड़ते हैं जो शायद मेरे मार्ग के लिए, मेरे लिए बहुत अच्छे और अनुभव प्रदान कर सकते हैं, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। हमारा भारतवर्ष प्राचीनता एवं आधुनिकता का मंत्र मुक्त कर देने वाला संगम है। जैसे जैसे समय का पहिया चलता है, इस भारतवर्ष की प्राचीनता अधिकाधिक प्राचीन होती जा रही है। हाँ, भारतवर्ष की प्राचीनता कोई गर्वोक्ति नहीं, अपितु भारतवर्ष की वास्तविकता है। परंतु इस भारत का इतना वैभवशाली इतिहास, इतना विलक्षण भूगोल होने के पश्चात भी आज भी जब हमारे भारतवर्ष के इतिहास को हम देखते हैं तो हमें एक बात समझ में आती है कि भारत आक्रमणों से घिरा है। हाँ, भारत पर ब्रिटिश, डच, पोर्तुगीज अनेकों ने आक्रमण किए, परंतु इतने आक्रमण के पश्चात भी आज भी हम हमारी भाषा, हमारी प्रथा, हमारी संस्कृति के प्रति एकनिष्ठ है और ये हम सभी के लिए सम्मान का विषय है। जब हम भारत पर हुए आक्रमण की बात करते हैं तो आक्रमण केवल तलवार की नोक पर नहीं हुए, ये आक्रमण हुए हमारी भाषा पर, ये आक्रमण हुए हमारी स्थापत्य कला पर, ये आक्रमण हुए हमारी खाद्य संस्कृति पर, ये आक्रमण हुए हमारे पहनावे तक। और जब हम हमारे इतिहास को देखते हैं और इतने सारे आक्रमणों को देखते हैं तो हाँ, एक युवा, एक विद्यार्थी होने के कारण मुझे सच में लगता है कि हमारे क्रांतिकारियों ने जो क्रांति इस देश में लाई है वो हम सभी के लिए, हमारे भविष्य के लिए बहुत सम्मान का विषय है। हमारे भारत में जब फारसी आए तो उन्होंने लाई गांधार शैली। जब हम ब्रिटिश आए तो हम आज भी देखते हैं कि भारत के कई जगहों पर, यदि आप मुंबई जैसे शहरों को देख ले तो वहाँ पे वास्तव में आपको अपनी स्थापत्य कला पर हुए आक्रमण दिखाई पड़ते हैं।
यदि आप कभी गोवा जाए और बीचेस के अलावा गोवा की स्थापत्य शैली को देखें तो वहाँ के शिव जी के मंदिर हो, विष्णु जी के मंदिर हो, कोई भी मंदिर हो, आपको उस स्थापत्य कला में चर्च भी दिखाई पड़ेगा। और यही तो हमें पता चलता है कि हमारे भारत की संस्कृति कितने आक्रमणों से गुजरी है। आज भारत के हर 18 किलोमीटर पर हमारी भाषा बदल जाती है। यदि मैं महाराष्ट्र से आई हूँ तो यदि आप महाराष्ट्र में भी जाकर देखें तो वहाँ पर हर किलोमीटर पर आपको भाषा बदलती हुई नजर आती है। आज जब हम भारत को देखते हैं इतने सारे आक्रमणों के पश्चात, यदि हमें हमारी भाषा के साथ भी एक निष्ठ है, यदि मैं आज आपके साथ हिंदी में संवाद कर पा रही हूँ तो ये सच में हमारे देश में हमारे क्रांतिकारियों ने हमारे लिए दी हुई एक धरोहर है। आज हमारा पहनावा भी बदल चुका है। पहले अगर मैं महाराष्ट्र से ही बात करूं या फिर मैं गुजरात से भी बात करूं तो गुजराती साड़ी, महाराष्ट्र की नववार साड़ी आज हमारे अलग अलग पहनावे पर जाकर पहुंच चुकी है। एक विद्यार्थी होने के कारण मैं उन विद्यार्थियों के साथ रहती हूं जो भारत का आने वाला भविष्य है। हाँ, भारत युवा शक्ति से भरा हुआ देश है। समूचे विश्व भर में ये बात हम पुनः कहते हैं, परंतु आज हमारे देश की वही युवा शक्ति आज हमें कहीं ना कहीं कम नजर आ रही है। यदि हम इस कार्यक्रम की बात कर ले तो मुझे ये देखकर सच में थोड़ा सा दुख भी हो रहा है कि आज मुझे वो विद्यार्थी इस कार्यक्रम में नहीं नजर आ रहे जो विद्यार्थी इस देश का आने वाला भविष्य है। और यदि भविष्य को बचाना है, भविष्य को समृद्ध बनाना है तो मुझे, आपको, हम सभी को एक साथ आकर इस देश के लिए लड़ना होगा, तभी शायद हम इस देश के भविष्य को बचा सकेंगे। आज भारत में जब वह आक्रमण होता है तो वो हर चीज़ में हुआ है, हमारी संस्कृति, हमारी नृत्य परंपराओं से लेकर हर एक चीज़ में। जब हम आज की बात करते हैं तो हाँ, हमारे बीच की युवा शक्ति से बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, परंतु उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए जो हमें चाहिए, जो शक्ति, जो साहस हमें चाहिए, वो साहस, वो शक्ति आज कहीं ना कहीं मुझे भी कम नजर आ रही है। यदि हम क्रांतिकारियों की बात करें तो ये वो भारतवर्ष है जिस भारतवर्ष में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे क्रांतिकारी हुए। ये वो भारतवर्ष है जहाँ पर स्वतंत्रवीर विनायक दामोदर सावरकर जैसे क्रांतिकारी हुए। ये वो भारतवर्ष है जहाँ पर 15 साल का शिरीष कुमार ब्रिटिशों के सामने खड़ा हो जाता है और अपने सीने पर गोली खा लेता है। ये वो भारतवर्ष है जहाँ पर 18 साल का अनंत लक्ष्मण कान्हेरे जो सावरकर जी को शिक्षा होने के पश्चात उनके लिए जैक्सन को मार देता है। ये वो भारत है, ये वो भारत का क्रांतिकारी साहस है। परंतु आज जब हम युवा शक्ति को देखते हैं, हम युवा ऊर्जा को देखते हैं, तो क्या वास्तव में ये युवा शक्ति, ये युवा ऊर्जा उन क्रांतिकारियों के साहस तक पहुंच गई है? आज जब हम 2047 के भारत का स्वप्न को देखते हैं, जब हम देखते हैं कि भारत स्वर्ण भारत होगा, हम स्वर्ण महोत्सव को मनाएंगे, तो क्या वास्तव में हम वो शक्ति ला पा रहे हैं? रिसेंटली कुछ रिपोर्ट्स आई थी। आज हम भारत की जब बात करते हैं तो भारत की आज के डाटा पर भी हमें देखने की बहुत आवश्यकता है। हाँ, 2047 के भारत का स्वप्न तो हम देख रहे हैं, तो क्या वास्तव में हम उस स्वप्न को साकार कर पाएंगे? ये प्रश्न मेरे सामने, आपके सामने, हम सभी के सामने आज उपस्थित है। आज जब हम ग्लोबल, पूरी देश का ही नहीं, अभी तो पूरे विश्व को देखते हैं, तो आज अमेरिका ने टैरिफ्स लगा दी है। हाँ, टैरिफ्स की बात तो शायद आप सभी ने अपने अपने टीवी पे देखी होगी या कहीं ना कहीं पढ़ा तो होगा। जब यूएस भारत पर टैरिफ्स लगाता है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी कोई विपदा नहीं है, तो ये भारत के लिए है एक अवसर जो हमें हमारे बिजनेस को आगे ले जाने के लिए बहुत अच्छा मार्ग दिखाता है। वैसे तो उमरगांव बहुत इंडस्ट्रियल शहर है, यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, तो ये अवसर है आपके लिए आपके बिजनेस को आगे ले जाने का। आज जब भारत सरकार अलग अलग स्कीम्स के कारण इस भारत में अलग अलग नई नई स्कीम्स ला रही है जिसके माध्यम से हम देश को प्रगति पथ पर लेकर जा सकते हैं। आज वोकल फॉर लोकल होने की आवश्यकता है। इस देश में 2015 में केवल 500 स्टार्टअप्स थे। अब स्टार्टअप इकोसिस्टम तो भारत तीसरे क्रमांक पर पूरी विश्व के पटल पर दिखाई पड़ता है, परंतु 2015 से लेकर 2025 तक आज इस भारत में 1,60,000 से भी ज़्यादा स्टार्टअप है, जिसमें 119 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हम विश्व में देख सकते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो यदि स्टार्टअप इकोसिस्टम हम बिल्ड कर पा रहे हैं, यदि यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स को हम बना पा रहे हैं, तो वास्तव में ये आपके लिए और इस देश की युवा शक्ति के लिए बहुत बड़ा अवसर है। क्योंकि यदि इतिहास से शुरुआत करें, विलक्षण भूगोल से शुरुआत करें और यदि आज की युवा शक्ति पर आकर हम ठहरे,
तो ये हम सभी के लिए देखना बहुत आवश्यक है कि हम भारत में विकास कैसे ला सकते हैं, क्योंकि विकास केवल बात करने की बात नहीं, ये केवल कोई संज्ञा नहीं, ये केवल कोई व्याख्या नहीं। तो ये स्वप्न है जो मैंने, आपने, हम सभी ने, इस देश ने देखा है, और यदि इस देश के स्वप्न को साकार करना है तो हम सभी को संगठित होना होगा, क्योंकि यदि भारत में प्रगति का शिव धनुष मैं, आप, हम सभी एक साथ बनकर संगठित होकर उठाते हैं तो 19वीं सदी ब्रिटेन की थी, 20वीं अमेरिका की, तो 21वीं मेरे आपके सबके भारत की होगी। और यही स्वप्न मुझे, आपको, हम सभी एक साथ मिलकर साकार करना होगा। हाँ, इस पूरी यात्रा में मुझे, आप सभी को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारी अड़चनें आएंगी, बहुत सारी बाधाएं भी आएंगी, लेकिन उस समय हम सभी अटल बिहारी वाजपेयी इनके शब्दों को याद रखेंगे। वो कहते हैं कि बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाए, हास्य रुदन में, तूफानों में, अमर असंख्य बलिदानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरे सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। जय हिंद, जय मां भारती, सर्वे भवन्तु सुखिनः। दरबार हमारे बीच में आज उमर गांव में ऐसी बातें और साहित्य का ज्ञान प्रस्तुत करेंगे जो हमारी सोई हुई अंदर। गौतम जी खट्टर का स्वागत उमर गांव की धरती पर पधारे और हमारे यहाँ के युवा पीढ़ी को मार्गदर्शन के लिए वो यहाँ व्याख्यान रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वक्ता यहाँ पर उनके सामने श्री श्रद्धा जी सोरे, नागपुर महाराष्ट्र से राष्ट्रीय ओज कवयित्री है, उनका स्वागत श्री मणिकांत जी झा करेंगे। मानसी इनकी माताश्री का नाम है और माधव जी इनके पिताश्री का नाम है। माधव जी हमारे उमर गांव में रह चुके हैं, पहले उमर गांव से बहुत अच्छे परिचित हैं। उनकी सुपुत्री आज उनके उमर गांव में मंच पर उनका स्वागत हो रहा है।